इनिशियली अगर आप कर रहे हो पैसा लगाने से पैसा आएगा, इट्स नॉट दैट मच ऑफ ट्रूथ। हाई टिकट क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करें? कोई आप पे करोड़ों क्यों लगाएगा जब आपने कोई काम ही नहीं करा? क्या पता आपका पहला ही क्लाइंट आपको 1 लाख रुपए का दे दे, बट आप वो 1 लाख रुपए का काम कर ही नहीं पा रहे हो। क्वालिटी लीड कैसे आती है किसी को नहीं पता। ही पेड मी आई गेस अराउंड 10। किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड्स को रखना चाहिए कि नहीं? एग्जिट फायर करो, जब मन करे तब फायर करो, ऐसा मानते हो? सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित परासर। आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट है आर्यन गौतम भाई, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एरॉन डिजिटल। आज के इस पॉडकास्ट में पूरे डिटेल में बात करेंगे इनके जर्नी के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि इन्होंने कैसे अपना स्टार्टअप को बिल्ड किया। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो आर्यन भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं रोहित? मैं काफी अच्छा हूँ। अपने बारे में ना थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को बताओ आप। या श्योर। वेल, मेरा नाम आर्यन है एंड आई रन अ कंपनी कॉल्ड एरॉन डिजिटल सॉल्यूशंस। और ये कंपनी मैंने स्टार्ट करी थी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और वहाँ से लेके अब तक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद हमने फाइनली 5 इयर्स कंप्लीट किए हैं इस कंपनी को। एंड करेंटली वी हैव सर्व्ड मोर देन 50 क्लाइंट्स इंटरनेशनली एंड नेशनली इंक्लूडेड, एंड दैट्स इट। ओके, तो मुझे आप भाई ये बताओ, आप जो आप बता रहे हो आपने कंपनी का नाम रखा है एरॉन डिजिटल। एरॉन डिजिटल ही क्यों रखा? इट्स थोड़ा सा क्लासी लगता है पहली चीज़, एंड मेरे नाम से काफ़ी रेजोनेट करता है ये, तो एक तरह का कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। और मेरे काफ़ी फीडबैक्स आए हैं क्लाइंट से भी कि आपका नाम है तो एक ब्रांड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जिसको देख के लगता है कि हाँ एक अच्छा खासा ब्रांड है। सो बस इसलिए रख दिया हमने। तो भाई मुझे आप ये बताओ कि आप स्टार्टिंग से ही आपका माइंड क्लियर था कि मुझे बिजनेस करना है, या आप कब डिसाइड किए थे? कैसे मतलब हुआ कि मुझे बिजनेस ही करना है? क्योंकि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज में होते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता है कि अपने लाइफ में करना क्या है। तो या तो वो अब जॉब की तरफ जाते हैं, बहुत अधिकतर स्टूडेंट जॉब की तरफ ही जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग में क्या सोचे थे कि मुझे स्टार्टअप करना है, या आप जॉब किए, इंटर्नशिप किए? मतलब अपना जर्नी आप स्टार्टिंग से मुझे एक्सप्लेन करो। वेल, स्टार्ट तो ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही हो गया था, एंड बिकॉज हम लोग का जो कॉलेज था वो कोविड में ही शुरू हुआ था, तो फर्स्ट ईयर हमारा वर्क फ्रॉम होम ही था। इट्स लाइक स्टडी फ्रॉम होम, नॉट वर्क फ्रॉम होम, इट्स वाज लाइक स्टडी फ्रॉम होम। तो जब हम लोग घर पे थे तब मैंने यूटिलाइज़ करके ऑनलाइन काफ़ी कुछ रिसर्च किया। यूट्यूब में बहुत सारी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन होती है, मैं काफ़ी एक्सप्लोर करता था, एंड देयर आई गॉट टू नो दैट देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तब बहुत नया नया टर्म आया था, एंड इट वाज गिविंग यू चांस टू क्रिएट समथिंग योर ओन फ्रॉम ज़ीरो। मतलब आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू बी नॉलेजेबल इनफ। आपको पता होना चाहिए कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो उसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। कहाँ से सीखा था आपने? मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। यूट्यूब से एनफ है या कोई पेड भी कोर्स लेना पड़ता है? उस टाइम पे एनफ था, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। आज के टाइम पे तो बहुत सारे पेड कोर्सेज आ गए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, एल्गोरिदम्स होती हैं, हर चीज़ आपको स्टडी करनी पड़ती, काफ़ी टेक्निकल हो गया है। हम भी अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, बट क्योंकि हम इसमें बहुत टाइम से हैं तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट ये है कि आज के टाइम पे अगर किसी को सीखना है तो दे शुड गो फॉर पेड। ठीक है, ठीक है। एंड फिर कहाँ था मैं, सॉरी, बैक टू अपने स्टोरी पे आ जाओ। बिल्कुल। तो मैंने कोविड में ही पूरा स्टार्ट किया था ये सब सीखना, एंड आफ्टर आई थिंक 6 to 8 months हमारा जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, देन आई गॉट नथिंग। मैंने पॉज कर दिया ये, मैंने कहा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं थोड़ा, अब कॉलेज आ रहे हैं। बट आफ्टर फर्स्ट ईयर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या कहते हैं कि कॉलेज में भी रह के लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, लाइक कि यार मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये किया जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, एक ट्राई मारते हैं। तो मैंने कॉलेज के आसपास जो बिजनेसेस थे, कैफ़ेज़ वगैरह बहुत होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जाते हैं, तो मैंने कैफ़ेज़ को आउटरीच किया, एंड एक कैफ़े नया नया खुला था, मैं गया वहाँ पे, ओनर से मैंने बात करी,
इट टुक मी 15 minutes टू कन्विंस हिम एंड देन ही सेड यस। उसके बाद हम लोग ऑन बोर्ड कर लिया, हमारा पहला क्लाइंट वही था एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। तो भाई आप ना अपने कॉलेज जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे वेल audience को। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर का है, HBTU कोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एडमिशन लिया था एंड फर्स्ट ईयर मेरा कोविड में गया, सेकेंड ईयर मैंने किया एंड आफ्टर सेकेंड ईयर आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम दैट कॉलेज। तो मतलब कॉलेज में आप गए, देन आपको आइडिया आया कि आपको अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करना नहीं, है? काफ़ी पर्सनल चीज़ें भी थी, मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही कॉलेज ड्रॉप आउट किया। काफ़ी इंटरनल चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे बैकआउट तो नहीं किया मैंने। इट जस्ट आई वाज नॉट रेडी टू गिव टाइम टू दैट सिचुएशंस एंड मुझे जो बेस्ट लगा अपने लिए, हालांकि अभी भी आई एम डूइंग ग्रेजुएशन बट स्टिल वहाँ कॉलेज में इट वाज नॉट वेरी गुड फॉर मी personally, so I just dropped out from that college. ओके मतलब आपको कॉलेज में समझ में आ गया था कि यार कॉलेज ठीक है, बाकी अपना बिजनेस से पैसा मैं अच्छा जनरेट कर सकता हाँ, हूँ। उस टाइम पे इनकम हो रही थी मेरी अच्छी खासी। आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग, नॉट आई वॉज मतलब कंपनी एक तरह से नहीं स्टार्ट की थी, बट आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग एंड आई वॉज अर्निंग डिसेंट इनफ। भाई मुझे आप ये बताओ, आपने फर्स्ट सर्विस कौन सा देना स्टार्ट किया था? या फर्स्ट सर्विस मैंने देना स्टार्ट किया था वाज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ओके जहाँ पे मैं रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी जो करते हैं उन बिजनेसेस को मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता था। ठीक उनके है। पोस्ट से लेके ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पोस्ट टाइम, हैशटैग्स, जो भी होता है वो है। सारा मैं मैनेज करता था उनका। और मेरे पास 2 साल के अंदर 12 क्लाइंट्स थे जिनका मैं सोशल मीडिया हैंडल करता था। ओके या तो उसके बाद आपकी टेक की कंपनी है, फिर उधर से इधर कैसे स्विच हो गया आप? यार मेरे पास एक लीड आई थी, ठीक है, तो वो जर्मनी की थी एंड दे वर आस्किंग टू बिल्ड अ वेबसाइट जो सर्वे करती है, ठीक है, क्योंकि उनकी क्रूज़ थी और वो चाहते थे कि जो उनके पैसेंजर्स हैं वो एट द एंड क्या करें कि सर्वे दें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इट वॉज़ वेरी मिनिमलिस्ट थिंग। आई वॉज लाइक ओके ठीक है हम लोग कर देंगे। इट वॉज़ वर्डप्रेस में तो सारी चीज़ें होती थी, बट टाइम टू टाइम हमें समझ में आया कि यार ये वर्डप्रेस नहीं, कस्टम पूरा वेब एप्लीकेशन बिल्ड करना है हमें। और उस प्रोसेस में हमें इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे थे जितना हमें अभी तक किसी भी सोशल मीडिया में, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इट वाज नॉट दैट मच ऑफ एक्साइटिंग, बट जो हमें वेब डेवलपमेंट में इसमें मज़ा आ रहा था एप्लीकेशन करने में, यू नो कोडिंग टेक एंड ऑल, आई वाज इंट्रोड्यूस लाइक कि अब मज़ा आ रहा है कि हाँ जो मैंने पढ़ाई करी है, जिस चीज़ की पढ़ाई करी थी मैंने इतने दिनों तक, ठीक है, वो किसी काम आ रही है। तो इतना एक्साइटिंग हुआ। मेरे टीम मेंबर्स वर लाइक कि आगे से हमको आर्यन ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो हमने अपना फोकस जो है वो सोशल मीडिया से थोड़ा कम किया और फिर हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया और तब से हम बस टेक पे ही हैं। ओके आपका फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था और कितने का था? क्या आप पेमेंट वगैरह कर रहा था? यार फर्स्ट पेमेंट तो बहुत ही कम था, मतलब कम तो नहीं था, इट्स वाज खुशी तो हुई थी और तब मैं अकेले ही काम करता था, नो वन वाज देयर। सो मेरा पहला क्लाइंट आपको बताया ही मैंने, कैफ़े ओनर था एक जिसका नया नया कैफ़े खुला था। ही पेड मी आई गेस अराउंड 10 ओके अराउंड 10K per month. He used to pay me to manage his social media. ओके तो वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? Yes. ओके एक तरह से कह सकते हैं मेरा पहला क्लाइंट था एंड वो भी क्योंकि उसने नया नया कैफ़े खोला था। ही वॉज ऑल्सो वेरी मोटिवेटेड एट दैट टाइम, सो ही वॉज लाइक कि हाँ ठीक है करते हैं ना, ट्राई करते हैं, देखा जाएगा आगे जो होगा। एंड ही वॉज लाइक कि इससे पहले आपने कुछ किया हुआ है? तो मैंने तो कहा नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, बट इतना मेरा काम है एंड दिस व्हाट आई एम गोना डू टू मैनेज योर सोशल मीडिया, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, जो भी है मैं आइडियाज़ भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ही वॉज लाइक ठीक है, ओके, ही वॉज ओके। देन मुझे भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, मतलब पहला ही क्लाइंट मुझे इतना पैसा दे रहा है, हालांकि इट वॉज रियली नाइस। अभी आपके पास कितने क्लाइंट हैं? अभी करेंटली अराउंड मेरे पास 30 to 35 क्लाइंट्स हैं। ओके
और अभी आप क्लाइंट कैसे रीच आउट करते हो? सबसे बड़ा जो हमारे सवाल होता है कि भाई मुझे आप ये बताओ कि क्लाइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लाइंट, अब तो हमने फनल्स बना लिए हैं, लाइक करेंटली तो इट्स वेरी सिस्टमैटिक कि हम क्या करते हैं। आउटरीच का अलग फनल है ना, हमारा मार्केटिंग का अलग फनल है, और जो हमारे लिए एड्स चलाते हैं उसके थ्रू जो आता है वो अलग फनल है। हमारा रिटेंशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा, मतलब ज़्यादातर तो मेंटेनेंस ही है, क्योंकि हमने जो बना के दिया है प्रोडक्ट वो हम ही मेंटेन करते हैं। या तो हमारा ये है कि हर टाइप से कि किस तरह से हमारी लीड आ रही है उसका अलग स्टेप प्रोसेस है, जिसको फॉलो करने के बाद लास्ट मैं ही करता हूँ डील क्लोज। बाकी जो प्रोसेस है उसके लिए अलग अलग टीम बना रखी है हमने। ओके, तो थोड़ा सा फनल के बारे में बताओ। अगर मान लो कोई इनिशियली अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहा है तो कैसे फाइंड आउट करे क्लाइंट? इनिशियली अगर आप कर रहे हो, मेरा सजेशन है आप इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है, क्योंकि पैसा लगाने से पैसा आएगा, इट्स नॉट दैट मच ऑफ ट्रूथ। ठीक है, मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो आई यूज टू डू हंड्रेड्स ऑफ डीएम्स टू द बिजनेसेस। ठीक है, मैं सिर्फ आउटरीच करता था, और जब मैं आउटरीच करता था तब जाके मुझे 4 दिन में शायद 2 या 3 कॉल बैक्स आते थे या मैसेजेस वापस आते थे कि हाँ ठीक है बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, क्लोज नहीं होते थे, है ना। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आप करते करते सीखते हो। ठीक है, बट अब तो इतना कर लिया है कि मतलब कम हो गया है हमारा, जो हम कॉल्स करते हैं एवरी 100 कॉल्स में हमारा 5 to 6 कन्वर्जन रेट है, उस टाइम पे नहीं था। तो ये आप करते करते सीखते हो। सेकेंडली, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना एडवर्टीज़मेंट कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप जब इनिशियल स्टेज पे होते हो, मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ कि पैसा लगाने के बाद, क्योंकि एड्स चलाने का भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, Right, ठीक right. है, तो आपने एड्स चलाया, ठीक है, खुद से चलाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा ऑब्वियसली, तुम किसी से चलवाओगे तो वो भी पैसा लेगा, ठीक है। और क्वालिटी लीड कैसे आती है किसी को नहीं पता, क्या पता आपका पहला ही क्लाइंट आपको 1 लाख रुपए का दे दे, बट आप वो 1 लाख रुपए का काम कर ही नहीं पा रहे हो। इनिशियली कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकता, हर इंसान छोटे से शुरू करता है, एंड आई बिलीव कि आपको स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेके ही ऊपर बढ़ना चाहिए। तीसरा, आप अपनी मार्केटिंग करिए, ठीक है, एक बेस बनाइए, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करिए। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, अगर आप कॉलेज में हैं तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम है, 4 साल 3 साल जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे, तो 4 साल तक सिर्फ आप अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करिए, अपना स्टैब्लिशमेंट करिए, अपने आप को अच्छा बनाइए ताकि आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आपकी। और उसके बाद जब आप निकलेंगे ना बिज़नेस करने के लिए तो आप पे लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं। चौथा और आखिरी, कंटेंट क्रिएशन। आप अपना जो भी करते हैं वो अपना पोर्टफोलियो या अपनी सर्विस डिस्क्राइब करिए, सोशल मीडिया पे डालिए, एक ना एक टाइम पे वो फटेगा और फिर आप जादू देखेंगे उसका। आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हो, यस। तो सबसे बड़ा लूफुल क्या है और क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो? यार सर्विस बेस्ड में ना आपको पता नहीं होता है कि आप नेक्स्ट मंथ कितना रेवेन्यू करने वाले हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड में एक एज होता है कि ठीक है मेरा प्रोडक्ट आज एक्स अमाउंट पे सेल पे है, कल मेरा वाई पे जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है और आप जो कर रहे हो, ठीक है, वही आपको बड़े स्केल पे करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल आप फ़ोन बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि आपने इस महीने 50 फ़ोन बेचे हैं, अगले महीने आप 80 बेचोगे, क्योंकि सेम चीज़ है, बट आप जो कर रहे हो वो बड़े स्केल पे करोगे और मेहनत करोगे। सर्विस बेस्ड में ये होता है कि आपको नहीं पता है कि अगले महीने रेवेन्यू क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक क्लाइंट की अलग नीड होती है, ठीक है, अलग विजन होता है, और उसको फुलफ़िल करने में हो सकता है आपको 1 महीना लगे, हो सकता है 1 साल लग जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड, सर्विस में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और जो इसको मिनिमम कर लेता है वो प्रॉफिट निकाल लेता है, एल्स ये काफ़ी बार लॉस भी हो जाता है। ये कितना स्केल किया जा सकता है, स्केलेबल है कि नहीं? वेल मैं
कैसे बताऊँ, आप इन्फोसिस तो जानते ही हैं, टीसीएस भी जानते हैं, इतना ही बड़ा स्केलेबल ये बिजनेस है। नहीं, आजकल के जो यूथ है वो अपना खुद का अपना सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में घुसता है तो उसके माइंड में ये होता है कि यार एक लिमिट ही हम चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसमें लिमिट है या बहुत ज़्यादा स्केल किया जा सकता है? नहीं, ये तो पूरी थिंकिंग के ऊपर है। वो अपने आप को अगर लिमिट कर रहे हैं कि हाँ मुझे इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, तो जब उनके पास, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, वो हमेशा आपको ये नहीं कहेगा कि यार सिर्फ कि एक्स अमाउंट तक ही सर्विस चाहिए मुझे, ठीक है। जब उसको एक्स अमाउंट फुलफिल हो जाएगा ना, आपका क्लाइंट कहेगा नहीं एक्स प्लस वाई कर दो, ठीक है, 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपने एक्स ही सोच के रखा है, उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करोगे, तो कभी ये लिमिट तो नहीं करना चाहिए अपने आप को। तो भाई मुझे आप ये बताओ, लिंक्डइन कितना हेल्प करता है क्लाइंट को फाइंड आउट करने के लिए? यार लिंक्डइन तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप जॉब भी करते हो, आप बिजनेस करते हो, वो तो मतलब सोशल मीडिया है आपका। जैसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, वहाँ पे आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो। मेरी पूरी टीम 50% जो लीड्स होती हैं, आउटरीच जो होता है हमारा लिंक्डइन से ही होता है। वहाँ पे आपको कोई भी प्रोफेशनल हो, बड़ा फाउंडर हो या डायरेक्टर हो, छोटे से बड़ा हर इंसान वहाँ पे मिलता है। उसकी प्रोफाइल है, आप उसको आउटरीच कर सकते हो, और आपकी अगर बातें अलाइन हो गई तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक उनके साथ बिजनेस कर सकते हो। तो अगर कोई इनिशियली स्टार्ट कर रहा है तो वो लिंक्डइन यूज कर सकता है, वहाँ से क्लाइंट फ्री है। और जो चीज़ फ्री है आपको तो यूज़ करनी ही चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। जितना फ्री सोर्स है आप यूज़ करिए अपने आप को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि फ्री सोर्सेज बहुत कम है और लिंक्डइन बहुत पावरफुल है अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो। ओके भाई, आप मुझे ये बताओ कि इनिशियली टीम कैसे बिल्डअप करते हैं? इनिशियली टीम बिल्डअप डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, ठीक है। और टीम मेंबर्स जो इनिशियली आपके होते हैं वो दे आर नॉट जस्ट टीम मेंबर्स, वो एक तरह से आपकी सेकंड फैमिली हैं, क्योंकि आपको उनके साथ ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा शेयर करना होता है कि क्या सिचुएशन है और हमें क्या एम करना है, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उनको सब बताना होता है, ठीक है। तो वो आपका माइंडसेट अलाइन होना चाहिए उनके साथ सबसे पहले, ठीक है। और अगर माइंडसेट अलाइन हो गया तो बहुत चीज़ें स्मूथली चलती हैं उसके साथ। तो भाई मुझे आप ये बताओ, अपने टीम मेंबर में अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड्स को रखना चाहिए कि नहीं? वेल डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो टैलेंटेड है, ठीक है, और सेकेंडली वो आपके कहने पर नहीं आने चाहिए, उनको खुद मन करना चाहिए आपके साथ काम करने का। अच्छा, किसी रिलेटिव वगैरह को रखना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों? रिलेटिव्स एक लाइन ऑफ डेकोरम होता है जो मेंटेन करना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। रिलेटिव्स आपके साथ काम तो ज़रूर कर सकते हैं, बट फ्यूचर में लॉन्ग टर्म आप देखें तो सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि फिर रिलेटिव्स आप उनसे प्रोफेशनली बात नहीं कर सकते, ठीक है। चीज़ें ख़राब ना हों तो ही बेहतर है, और बस इसलिए। हाँ, मतलब अगर किसी को हायर करते हो तो फायर भी नहीं कर सकते हो यार। फायर ना, इट्स लाइक कि आप करना चाहोगे भी तो भी मतलब आप कैसे करोगे एक रिलेटिव को, राइट कि ठीक है आप डिसीजन मेकर हो ऑब्वियसली, ठीक है, बट अगर एक रिलेटिव आपके साथ है तो वो फायरिंग के बाद आपकी लाइफ से जाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपसे मिलेगा, ठीक है। और वो ना XYZ आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं से चीज़ें खराब ही होती हैं आपकी लाइफ में, तो इट्स लाइक कि मत करो ना, ठीक है, जितना ईजी है कर लो। मेरा भाई खुद ही मानना है कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो पहले तो ये डिसाइड करो कि इस बंदे को मैं कभी फायर करूंगा कि नहीं। मतलब अगर माइंड में ये डाउट आ रहा है कि यार इसको मैं फायर नहीं कर सकता, तो उसको हायर ही नहीं करो। आपके कंपनी में ऐसा कभी सिचुएशन जरूर आएगा कि लगेगा कि भाई इसको हम फायर करें, मतलब ऐसे इनिशियली तो नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में किसी को फायर, लेकिन कंपनी पे कोई सिचुएशन ऐसा आता है कि लगे कि अब इसको तो हटाना ही पड़ेगा, तो वहां पे ऐसे बंदे को ही हायर करो जिसको आप एग्जैक्ट फायर करो, जब मन करे तब फायर कर सको। ऐसा मानते हो आप?
नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। यार मतलब फायरिंग करने के, अगर फायर ही करना है मुझे तो मैं हायर ही क्यों करूँगा। अगर आपको भी मेरे साथ वर्क करना है तो वीडियो एडिटिंग का भी हायरिंग चल रहा है। रोहित पराशर official@gmail.com पे अपना रेज्यूमे भेजो, हायरिंग चल रही है। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा मेरे साथ वर्क करने का। हायरिंग और फायरिंग तो हर कंपनी में चलती रहती है, ठीक है। बेसिक मोटो ये होता है कि फायरिंग के बाद वो आदमी आपसे दोबारा लाइफ में शायद ही मिले, ठीक है। बट रिलेटिव अगर आपका है और वो तो आपको फैमिली फंक्शन में, गैदरिंग में कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ठीक है। और आप चाहे जितने ही क्लोज हो, चाहे जितने ही फ्रैंक रिलेटिव हो, ठीक है, एक एक नेगेटिविटी आपके बिटवीन आ जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ उनकी लाइफ में हुआ है, क्योंकि वो भी आप पे डिपेंडेंट थे, राइट। और आपने एकदम से उनको निकाल दिया तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई डोंट थिंक कि मतलब उनको हायर करना चाहिए अपने कंपनी में किसी भी पोजीशन पे, वेदर इट इज़ अ डिसीजन मेकर और जस्ट फॉर वर्किंग, आपको अवॉइड करना चाहिए। राइट, मैं भी एग्री करता हूँ। भाई आप मुझे ये बताओ, लाइक कि स्टार्टिंग में हमारे पास छोटी टीम होती है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? टीम बढ़ाओ। लेकिन टीम बढ़ाओगे तो पैसे लगेंगे। हाँ, तो वर्कलोड अगर ज़्यादा है, देखिए वर्कलोड ज़्यादा तभी होना चाहिए जब पैसा ज़्यादा मिल रहा हो। आप को एक माइंड सेट क्लियर रखना है अपना कि यार देखो, आप एट द एंड काम किस लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए। और ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि यार वर्कलोड बढ़ रहा है, ठीक है, आप ओवर वर्क क्यों कर रहे हो। अब या तो आपके पास टैलेंट नहीं है, या तो आप किसी को प्रूव करना चाहते हो कि आप ये कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना उतना ही काम लेना चाहिए जितना आपका टीम बियर कर पाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप ओवर वर्क करवा रहे हो तो एट द एंड ना आप सेटिस्फाइड रहोगे और ना ही आपकी टीम, ठीक है। तो अगर लोड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली पैसा बढ़ रहा है, और पैसा बढ़ रहा है तो टीम बढ़ाओ। भाई मुझे आप ये बताओ, जैसे मान लो मेरे पास छोटी टीम है, अभी 3-4 लोगों की टीम है, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया, लेकिन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? जो आप कह रहे हैं उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 4 लोगों की इनिशियली टीम थी जब हम जर्मनी वाला आपको प्रोजेक्ट जो बता रहे हैं वो ही करते थे। तो हमने क्या किया कि हमें पता था कि इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ लॉजिक्स वगैरह थे हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे, और वो भी किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए। इट्स अ वेरी बिग कंपनी, उनकी आई गेस 8 से 7 या 8 शिप्स हैं, क्रूज शिप्स हैं जो चलती हैं, एंड पूरा डेटाबेस डेवलपमेंट सब कुछ उनका हमें ही बनाना था। हमने काम डिवाइड कर रखा था। ट्रस्ट में आपको टास्क असाइन करने होते हैं सबको। यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर टू योर क्लाइंट एज वेल एज टू योर टीम दैट इतना टाइम लगने वाला है, और एवरी डे हम ये टास्क कंप्लीट करेंगे, ये माइलस्टोन अचीव करेंगे। अगर आप क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं और अपनी टीम के साथ हार्डवर्क करते हैं बट ट्रांसपेरेंट ही रहते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको टास्क असाइन करके दे रहे हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। अगर आप बेस्ट मैनेजमेंट कर ले जाते हैं अपने अकॉर्डिंगली तो आप कर ले जाएंगे। ओके, जैसे मान लो इनिशियली बहुत सारे क्लाइंट है, पैसा ज़्यादा पे नहीं करते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो इस चीज़ को भाई जितना जल्दी हो सके बस कहिए सर, यहीं तक हमारा साथ था, एंड वी होप फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ यू एंड एज वेल एज फॉर अस। लेकिन इनिशियली करना पड़ता है ना भाई। इनिशियली करना पड़ता है, बट आपको आपका थ्रेशोल्ड पता होना चाहिए। आपको पता है कि आप कितना वर्कलोड अपने ऊपर ले सकते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा जस्ट बिकॉज वो आपको कुछ हज़ार रुपये ज़्यादा दे रहा है और आपको लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट इन फ्यूचर, ठीक है, आप अपने मेंटल पीस के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि एट द एंड आप बिज़नेस चला रहे हैं, सिर्फ उस XYZ क्लाइंट के लिए काम नहीं करना है आपको। तो आपको आपका थ्रेशोल्ड पता होना चाहिए, एंड बस अगर उससे ऊपर जा रहा है तो जयराम जी की
तो भाई मुझे आप ये बताओ, फिर हाई टिकट क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करें? हाई टिकट क्लाइंट, आपके अकॉर्डिंग हाई टिकट क्लाइंट क्या होता है? हाई टिकट क्लाइंट जैसे छोटे क्लाइंट ये होते हैं जो पैसा बहुत कम देते हैं, हाई टिकट मतलब कि वो लाखों में होता है। हाई टिकट क्लाइंट आपको आसानी से मिलता नहीं है, पहली चीज। कैसे तो मिलेगा? हाई टिकट क्लाइंट आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने से मिलता है, लेकिन लाखों में। पैसे हाई टिकट ही क्लाइंट से ही कमाया जाता है। हाँ, ये सही बात है। आप दो चीज कर सकते हो, आप क्वांटिटी में खेल सकते हो, क्वालिटी में खेल सकते हो। लो टिकट क्लाइंट्स ज़्यादा होने पर भी आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको एक या दो हाई टिकट क्लाइंट्स में मिल जाएगा, राइट। बट डिपेंड करता है कि हाई टिकट क्लाइंट्स उनको मिलते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। कोई आप पे करोड़ों क्यों लगाएगा जब आपने कोई काम ही नहीं कर रखा है? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आज ही क्या कहते हैं कि कोडिंग सीखी है, आप मुझे नहीं दोगे 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए कि मेरी वेबसाइट बना दो। राइट, करेक्ट। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज का कुछ नॉलेजेबल बहुत लोग हैं इंडिया में, नॉलेज की कमी नहीं है, बट एक्सपीरियंस की कमी है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप के पास एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के हाई टिकट क्लाइंट्स इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, कोई मेहरबान हो गया जो स्टार्टअप को चांस देना चाहता है तो बात अलग है। इट जस्ट कि टोटली डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। और हाई टिकट क्लाइंट्स आपको कनेक्शंस के थ्रू मिल सकते हैं, आपको आउटरीच के थ्रू। जब आपका नाम होने लगता है, इट्स अ वेरी ये ऐसी चीज़ है, जब आपका नाम होने लगता है ना तो लोग आपके बारे में जानने लगते हैं। हो सकता है कोई आपका नाम सुन ले कहीं ना कहीं से और वो आपको रीच आउट करे। कोई हाई टिकट क्लाइंट है, वो जब आपको रीच आउट करता है ना, इट इज़ 95% श्योर कि वो क्लोज होगा रादर देन आप उसके पास जाओ। ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ था। जो इंटरनेशनल मेरा पहला क्लाइंट था, हमने उसको आउटरीच नहीं किया था, वो हमारे पास आया था एंड इट टुक अस 3 months बात करते करते। उसने ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट हमसे बात करके हमसे डील फाइनल कर ली हो, बट 3 महीने 1 महीने हम लोग मतलब एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था। तीसरे महीने फिर से कॉल आता है दैट वी आर ओके विद योर प्राइसिंग, वी आर ओके विद द सर्विसेज विच यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू अस एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट। तब जाके हमने ओके बोला था। तो हाई टिकट क्लाइंट्स आपके एक्सपीरियंस पे आते हैं। नेटवर्किंग कितना हेल्प करता है? बहुत करता है। नेटवर्किंग आपका 80% काम आसान कर देता है सेल्स का। नेटवर्किंग से आपको नहीं पता कि किसको क्या नीड है, बट अगर आपका फ्रेंड, आपका क्लाइंट, आपका कॉलीग या आपका कोई भी XYZ आपके बारे में और आपके काम के बारे में जानता है तो वो आपको एक बार रिकमेंड करेगा। और रिकमेंडेशन इज़ लाइक अ प्रूफ, इज़ लाइक अ सील ऑफ ट्रस्ट कि हाँ इस बंदे ने इस पे ट्रस्ट किया है तो मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। दे विल रीच आउट टू यू एंड देन काम आगे बढ़ता है। बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप रन कर रहे हो तो आप हर दिन सुबह उठो, आप अपने स्टार्टअप के बारे में, आप अपने बिजनेसेस के बारे में हर एक दिन स्टेटस लगाओ, हर एक दिन चिल्ला चिल्ला के बताओ कि भाई मैं ये काम करता हूँ। बेशरम बनना पड़ेगा, बेशरम बन जाओ। देखिए ये चीज़ बहुत सही है क्योंकि आपका प्रमोशन आपसे बेटर कोई नहीं करेगा। आपका प्रमोशन आपके अलावा कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, आपके हाँ, टाइम पे बिल्कुल आपके जीजा थोड़ी आएंगे करने। अरे जीजा दीदी कोई भी हो कोई नहीं आता है क्योंकि एट द एंड आप ही हो वो, ठीक है, जिसको ये स्टार्टअप, अपनी कंपनी, अपना ब्रांड, राइट अगर आपको आप अपने आप को नहीं बता रहे हो कि मैं ये चीजें करता हूँ तो लोग कैसे पहचानेंगे? क्यों, कौन, किसी को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा? ठीक है, आपको हमेशा अपना मार्केटिंग करते रहना चाहिए। तो इसी बात पे rohitprasad.com का वेबसाइट लाइव हो गया है, तो आप जाके चेकआउट करके अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है गाइज, प्रमोशन खुद का करना पड़ता है। बिल्कुल मैं तो कह ही रहा हूँ करना चाहिए। अगर मैं नहीं बताऊंगा कि वेबसाइट लाइव हो गया तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई हो गया लाइव, है ना? यस। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं इतना कंजर्वेटिव क्यों रहते हो,
तुम्हें अपना प्रमोशन करना चाहिए, जो तुम कर रहे हो सकता है उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स बेटर हो जाए। ओके, एंड मुझे धीरे धीरे ये चीज़ समझ में भी आ रही है, तो मैं ये करूँगा, बिकॉज एट द एंड आप ही हो जो कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हो अपने मार्केटिंग को। अगर आपने ही मार्केटिंग करनी बंद कर दी तो इट विल, एकदम से तो नहीं बट स्लोली ग्रेजुअली इफेक्ट आ जाएगा आपकी कंपनी में। तो आप भाई मुझे ये बताओ, जैसे मान लो कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ और सेकेंड ईयर में हूँ, टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में मैं हूँ, और मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना है, कहाँ से वो स्टेप लें? जैसे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप कौन सा लेना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टार्टअप है, प्रोडक्ट बेस्ड है कि सर्विस बेस्ड है। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड है तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल है कि नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, आपकी पैकिंग और मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और ये बिना पैसे के नहीं हो सकती। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, स्टूडेंट हो, आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो रुक जाओ, जॉब करो, पैसा जमा करो अपने स्टार्टअप के लिए। जब तक कैपिटल नहीं मिल जाता है तब तक आप स्ट्रगल करो, एंड बिलीव मी वो स्ट्रगल वर्थ इट होगा। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड सही है तो आप हेल्प ले लो उनसे, है ना, तब जाके आप ये कर सकते हो। बट सर्विस बेस में इसका उल्टा होता है, आप ज़ीरो कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड्स आपकी स्किल्स कैसी हैं और आप सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, कितनी अच्छे तरीके से। मैंने जब अपने कॉलेज में स्टार्ट किया था तो मैंने सर्विस बेस्ड ही स्टार्ट किया था, टू रिक्वायर्ड ज़ीरो कैपिटल, क्योंकि सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के बेसिस पे काम मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो किसी को फ्री में भी दे दो ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए। ओके, ये चीज़ होती है सर्विस बेस में, बहुत आसान होता है। आसान तो कुछ नहीं होता है, मैं क्योंकि अब मैंने कर लिया, हो सकता है आप ना कर पाओ या आप मुझसे अच्छा कर लो, पर सर्विस बेस कंपैरेटिवली अगर आपके पास कैपिटल नहीं है आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग ऑफ एन इशू। तो भाई मुझे आप ये बताओ कि अभी आप कितना पैसा कमा रहे हो? मेन सवाल, और हमारी ऑडियंस भी यही वेट कर रही है कि पैसा कितना कमा रहे हो। वो सब तो ठीक है, घुमा फिरा के ये बोल रहे हो वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे आप ये बताओ पैसा कितना कमा रहे हो? ऑडियंस जानना चाहती है। मतलब कोई फिक्स नहीं है, ऑब्वियसली बिजनेस है, कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है अगले महीने बिल्कुल ना कमाए, हो सकता है अगले महीने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक चला जाए। एग्जैक्ट बताओ कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं कितना बता पैसा सकता बना रहे हो? हमारी ऑन एन एवरेज मैं ऐसे फिगर बता देता हूँ। फिगर बताओ Okay. ताकि हम थंबनेल पे लगा सके उस चीज को। सो चला जाता है, इट्स 5 to 6 फिगर्स। मतलब इजली आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो मंथली? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता डिसाइड करेगी इस चीज को। बिल्कुल। वोट किसको देना है? ए भाई ऐसे मत फंसाओ यार जनता को। मैं यहाँ फंसा रहा हूँ नहीं, सीरियस मोड पे यही है कि टोटली डिपेंड्स कि आपका कैसा रहा। और मंथली में कभी कभी ऐसा भी दिन होता है जब एक महीने में कुछ नहीं आता है। मतलब सर्विस बेस में ये होता है ना कि आप हर महीने एक फिक्स सस्टेन नहीं बना सकते हो, लेकिन ये है कि आप किसी महीने 10 लाख भी बना रहे हो, किसी महीने 8 बना रहे हो, किसी महीने 12 बना रहे हो, किसी महीने 15 बना रहे हो, पैसा मतलब बहुत कमा रहे हो। रिसेंट में ऑफिस भी आपने लिया है? हाँ, मैंने ऑफिस लिया है। ऑफिस हमने नोएडा में ही सेक्टर 63 में लिया है। उसके जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ। कभी प्लान नहीं था, मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं गया था ऑफिस देखने के लिए, एंड हम लोग काफ़ी साइट्स वगैरह विजिट कर रहे थे। तो ऐसे ही देखते देखते एक ऑफिस अच्छा लगा, तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको फ़ोटो भेजा, ही वाज लाइक हाँ यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अकेले तो नहीं लेना चाह रहा था मैं, तो मैंने उससे कहा कि क्या बोलते हो, तो कहता है हाँ हाँ, वो बहुत एक्साइटेड रहता है, उछलने लगा। मैंने कहा अरे यार थोड़ा करो लेकिन सही है। तो कहता है अरे नहीं भाई रुको एडवांस भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है लो भाई हो गया। तो फिर 10-15 दिन फॉर्मेलिटीज़ वगैरह में गए एंड देन ये हमने ऑफिस ले लिया। ओके, ऑफिस लेने के बाद कैसा लग रहा है? ऑफिस लेने के बाद अच्छा लग रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, मतलब और क्या ही है, कुछ लगता थोड़ी है। अब जो टीम वर्क फ्रॉम होम थी अब ऑन साइट आने लगी है, काम का फ्लो थोड़ा बेटर हो गया है क्योंकि आपके सामने काम होता है तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, और ऑफिस में आने के बाद आपको खुद लगता है कि नहीं यार काम करना चाहिए। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया, सुबह जल्दी उठो और काम पे जाओ।
बट अच्छा लग रहा है। ओके भाई, मुझे आप 3 AI टूल्स बताओ जो अब आप प्रॉपर यूज करते हो डेली बेसिस पे। AI टूल्स, सबसे पहले तो दुनिया का मालिक चैट जीपीटी। सुबह उठते सुबह उठते ही मालिक से पूछना पड़ता है टास्क कैसे असाइन करें। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चैट जीपीटी को जनरली हम लोग सिर्फ लॉजिक्स की वजह से यूज़ करते हैं कि क्या कहते हैं, जब वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है ठीक है। तभी यूज़ किया जाता है। कंटेंट के लिए हम ट्रेंड्स वगैरह के लिए, क्योंकि गूगल है तो जेमिनाई यूज़ करता है ना। और बस लास्ट कोई तीसरा ऐसे है नहीं, मिक्सअप है। ग्राफिक जनरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे भाई मुझे ये बताओ, अपने टीम को हमेशा कैसे मोटिवेट आप रखते हो? वो जो कर रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, उनको ये बता के रखो कि हाँ, अगर उन्होंने एक छोटा सा कोड भी लिखा है तो वाह क्या कोड लिखा है, ये नहीं करना है, झूठी तारीफ नहीं करनी है। उनको रियलिटी चेक देना है। बट ये है कि उनको लॉन्ग टर्म तुमको मोटिवेट ऐसे करके रखना है कि आगे चल के ये उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है, फ्यूचर में इसका फ़ायदा कैसे होगा उन्हें, ठीक है, और वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बस उनको रियलिटी चेक मिलता है तो अच्छा लगता है उन्हें। 90% स्टूडेंट ना अपना खुद का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बना पाते हैं। रिस्क फैक्टर बीच में आ जाती है। उनको लगता है कि जॉब कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सिक्योर है, अपना स्टार्टअप खुद का नहीं स्टार्ट करते हैं। कौन सी जॉब सिक्योर है? क्यों जॉब सिक्योर आप नहीं? जॉब कैसे गारंटी कर सकते हो कि आप पढ़ रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी? वहाँ जॉब में एक चीज़ होता है ना कि आपका मंथली फिक्स है, बट मिलना भी तो डिफ़िकल्ट है ना। रिस्क फैक्टर तो वहाँ पे भी है। आप 4 साल डिग्री ले रहे हो, आप 4 साल किसी गवर्नमेंट की 1 साल तैयारी कर रहे हो, बट सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर रिस्क तो वहाँ भी है, राइट। आप फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे अच्छा प्रेस्टीजियस यूपीएससी कितने लोग देते हैं और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? रिस्क तो वहाँ भी है। आप रिस्क ही ले रहे हो, लाइफ में रिस्क ले रहे हो। अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे रिस्क लेने की, क्योंकि हर जगह रिस्क है, बिना रिस्क के तो आप कुछ नहीं कर रहे हो ना। अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी चीज़ को करने की, सिर्फ इस डर की वजह से कि यार नहीं होगा तो क्या, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। फिर तो आप बैठ के वीडियो गेम खेलो बेड पे, नेटफ्लिक्स एंड चिल करो, रिस्क मत लो, क्योंकि रिस्क हर जगह है। मेरा मानना है कि आप करके देखो, क्योंकि आपने कुछ सोचा है तो गलत तो नहीं सोचा होगा। नहीं होगा तो रुक जाना, आपको रुकना आना चाहिए। अब ये नहीं है कि 10 साल आप एंटरप्रेन्योर ही बने घूम रहे हैं, ये चीज़ हो जाती है। तो भाई मेरा जाते जाते एक लास्ट सवाल है आपसे, ठीक है, कि हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे, और अगर कोई अपना खुद का स्टार्टअप कर रहा है तो उसको आप क्या बताना चाहोगे? दूसरों के कहने पर मत आओ कि शर्मा जी का लड़का एंटरप्रेन्योर बन गया, 10 करोड़ की कंपनी बना ली है तो मुझे भी बनानी है। क्योंकि अगर यही करोगे तो एक टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप भी एक रैट रेस हो जाएगी। रैट रेस नहीं बनाना है इसको। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए बने हो तभी आप इस पे आओ, वरना आप जो बेस्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ट है, काफ़ी जॉब्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप से भी अच्छा पे स्केल देती हैं, अच्छी लाइफस्टाइल देती हैं, अच्छा एक्सपोजर देती हैं। राइट। तो इसको ये मत समझो कि ये एक वे आउट है, क्योंकि वे आउट नहीं है। आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ अच्छा कर सकते हो, राइट। तो बस यही सजेशन है कि अगर आप ये जर्नी चूज़ कर रहे हो तो सिर्फ इसलिए करना क्योंकि आप चाहते हो, नॉट बिकॉज कि आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार या किसी XYZ को अपना आइडल मान के कि उसने किया है तो हम भी कर लें, वो मत करना। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आगे ऐसे ही पॉडकास्ट आपके साथ एक और करेंगे। कैसा रहा आप मेरे साथ? अच्छा लगा। बस थोड़ा सा इधर कैमरा में देख के तारीफ कर दो। बढ़िया है। rohitparashar.com पे जाइए और अपना पॉडकास्ट आप भी स्केड्यूल कराइए। एंड या काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बताओ कि नेक्स्ट गेस्ट किसको बुलाया जाए
और ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहो। और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।